हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा एंड थैंक यू सो मच यार ऑल स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों ने आज यार कमेंट में भर भर के प्यार दिया, मतलब करेजा लोग। थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल स्टूडेंट। आज है टीचर्स डे, तो आप लोग बहुत ही तगड़ा वाला आपने सेलिब्रेट किया है मेरे दादा, नहीं? हर बच्चों ने कमेंट किया था गुरुदेव हैप्पी टीचर्स डे यार, हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को बहुत ही थैंक यू सो मच, आपने विश किया, हमने यार विश किया, मतलब अपने सर को विश किया, अपने बड़े भैया को विश किया, इसलिए तहे तहे दिल से धन्यवाद। इसी मौके पे मैंने सोचा यार बच्चों के लिए ना पूरा पेपर सॉल्व करा दे, मजा आ जाएगा एकदम चौचक वाला। गारंटी है कि पेपर से फंसाएंगे एकदम 95 नंबर। जो जो मैं आपको पेपर दूंगा यार, लाइव में बोलूंगा यार कमेंट में आके कि भाई साहब आपका 100 में 100 पेपर फंसाएंगे, यहीं से पूरे पेपर फंसाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, मैं लिखित आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात का। ये पेपर तैयार कर लो यार, और थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देंगे, नहीं भैया मुझसे वादा कर लो यार, कसम खा लो उनकी कि पढ़ाई शुरू कर देंगे। खत्म हो गया यार समय, जुलाई चली गई, अगस्त चली गई, उनके याद में गुरुदेव उनसे चैट करते हुए। लेकिन अब हमारे पास जो टाइम है सर, अब हमारे पास जो मौका है, उसमें सर हमें कुछ ना कुछ कर दिखाना है। बस यही चीज आपके अंदर वो लगन मुझे देखनी है जो मैं चाहता हूँ। चलिए सर, यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर, पेपर कोड क्या है? 300 तो जड़े यार आपके सभी जिलों के लिए पेपर कोड मान्य है। 225 मतलब 2025 हिंदी का पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। 33 नंबर करेजा पास होने के लिए चाहिए, टेंशन नहीं लेना यार, 33 नंबर तो इसी आ जाएगा। पास होने की क्या जरूरत, पास होने की तो गुरुदेव हम फ्री में हो जाएंगे। हमें तो चाहिए 95, हमें तो चाहिए 95। इसी बात पे यार सब्सक्राइब ठोक दो, अगर नहीं किए तो कर दो भैया। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा, धुआं धुआं कर दोगे, वादा है आपसे, धुआं धुआं 3 घंटे 15 मिनट में कर दोगे। 15 मिनट एग्जामिनर चाचा देगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, भैया उनकी याद में घुमा देंगे गुरुदेव 15 मिनट, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। हाँ, 2 खंडों में आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले खंडक का को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना? चलिए, खंड का में पहला देखेंगे सर, पहला का देखिएगा। पहला में 5 बहुविकल्पीय आएंगे, दूसरा में 5 बहुविकल्पीय। कक्षा 12 में हिंदी के पेपर में टोटल 10 बहुविकल्पीय रहेंगे, ठीक है ना? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है सर ब्राह्मण। ब्राह्मण सर किसका है? यह प्रताप नारायण मिश्र का एक संपादित क्या है? पत्र है। देखिएगा, अब ये संपादित पत्र कहानी होता है, निबंध निबंध होता है, कृतीय, हाँ, ये सब होता है। तो ये हमारा क्या है? पत्र है। उसके बाद अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? गुरुदेव हजारी प्रसाद त्रिवेदी। अभी मैं आपसे पूछूं, अशोक के फूल, अशोक के फूल के लेखक कौन है? गुरुदेव डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सब ये सब टिक करना है आपको। अगला यहाँ पे अशोक के फूल, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बोल रहा है अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो जो अशोक के फूल है गुरुदेव, यह एक निबंध है। क्या करेचा? एक निबंध है, एक निबंध है। अगला है भारत की दुर्दशा नाटक के रचनाकार, हमारे साथ रखिए प्रताप नारायण मिश्र। करेजा क्या है? प्रताप नारायण मिश्र भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से कोई गद्य की किस विधा में कल काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है सर? आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। कहानी में भी है, नाटक में भी है, उपन्यास में भी काल्पनिक प्रसंगों का मतलब कल्पना करके आप चीजों को लिख सकते हैं, बट आप आत्मकथा में नहीं। अब यहाँ पे दूसरे का क्या है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। तो हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना पद्मावत भी नहीं है, रामचंद्रिका भी नहीं है, सूरसागर भी। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। अगला है सर यहाँ पे हवाला, क्या है यहाँ पे? हरियोध। हरियोध का पूरा नाम है, हरियोध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। अगला है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है, प्रकृति चित्रण है। क्या कर जा? प्रकृति चित्रण है। अगला है यहाँ पे, प्रकृति की सुकुमार कवि या प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि बोला गया सर, सुमित्रानंदन पंत को बोला गया, सुमित्रानंदन पंत को बोला गया। सार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे हैं। कितनी बार मैंने आपको पढ़ा, लेकिन आप लोग वही हो सर, उनकी याद में हमें कुछ भी नहीं पता होता कि क्या क्या है। चलो कोई बात नहीं। अगला है आप तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। क्या है यहाँ पे? यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग न किया जाए तो उनके पीछे के उद्देश्य पर ही क्या है? कुठाराघात होगा। सबसे पहले अच्छी ये बात जानिए कि ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे शब्द आया है भाषा।
जब भाषा दिखे तो करेजा सीधा बोलो कि भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। और भाषा हमारी क्या है? बहुत प्यारी, बहुत सुंदर होती है। जिसको भाषा बोलना आता है, इंग्लिश इंग्लिश आप कहते हैं ना, यार कितनी तगड़ी वाला भाषा बोल रहा है, सुंदर है। तो सुंदर मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी यानी कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम, तो लेखक का नाम प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, और इस गद्यांश का पाठ का नाम क्या? भाषा और आधुनिकता है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है? चीजों को बढ़ा चढ़ा के छापना होगा। जैसे यहाँ पे देखना, कहां से कहां तक, यहां से। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। अब इसी को क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, जैसा ही है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी इसमें यूज करके अपनी टैलेंट को, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, या फिर यही सेम टू सेम उतार देना, नंबर मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। लिखेंगे यहाँ पे, लेखक का कहना है कि भाषा का सीधा संबंध जनता व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चिरस्थायी होती है। भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसमें लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। अगला यहाँ पे, कुठाराघात का आशय क्या है? अच्छा, कुठाराघात मतलब क्या होता है? कुठाराघात का मतलब होता है जो हमें हानि पहुंचाता है, जो हमें हानि पहुंचाने वाला कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुठाराघात कहते हैं। हिंदी का अर्थ तो आपको आना चाहिए। भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो देखना यहाँ पे, भाषा का सीधा संबंध किससे, इसी में ढूंढ लो यार। देखना यहाँ पे, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। भाषा का संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से है। किससे है? जनता से है। तो बस इसी को लिख देंगे, भाषा का सीधा संबंध किससे है। यहाँ पे करेजा लिखेंगे सीधा, क्या लिखेंगे? भाषा का सीधा संबंध जनता व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है, क्योंकि जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृति एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत और क्या होती है? चिरस्थायी होती है। अगला यहाँ पे है, लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? अगर लेखक के अनुसार देखें, नए शब्द का हम लोग प्रयोग ना करें तो उसका क्या परिणाम होगा, इसी में ढूंढ लो यार। हर चीजों को बहुत ही सिंपल से यूज करना है। देखिए यहाँ पे, यदि उनका प्रयोग न किया जाए, किसका प्रयोग? भाषा का। देखिए यहाँ पे, भाषा का यदि उनका प्रयोग न किया जाए तो उनके पीछे के उद्देश्य पर ही क्या होगा? कुठाराघात होगा। क्या होगा? कुठाराघात होगा। यानी कि नए शब्द प्रयोग न किया जाए तो उनके पीछे का उद्देश्य क्या होगा? कुठाराघात होगा। दैट्स ऑल। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा है, पेपर में देगा करेजा अथवा में, वो करने के लिए चलिए देख लेते, अथवा वाला भी कर लेंगे। आपको अगर वो प्रश्न आ जा रहा है तो वो कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो आप ये करिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी के पुत्र हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है, क्या आया हुआ है? मातृभूमि, और राष्ट्र शब्द आ गया। जब राष्ट्र शब्द आ जाए तो सीधा समझ लीजिए वो कहाँ से लिया गया है सर? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है करेजा। मतलब चीजों को याद थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स से याद करिए ना। जैसे अभी उनका नंबर याद करना रहता तो याद कर लेते, गुरुदेव सेव कर लेंगे तो घर वाले कुटाई कर देंगे, इसीलिए नहीं गुरुदेव, उनका आईडी याद कर लेंगे, लेकिन हम गुरुदेव सेव नहीं करेंगे। तो भैया जब उनकी आईडी आप टिप्स से याद कर लेते हैं तो ये भी तो याद करो, मतलब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। तो ये कहाँ से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया करेजा। इसके लेखक कौन है? गुरुदेव राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है रावा। रा मतलब राष्ट्र स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरद अग्रवाल, ठीक है ना। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक नाम सब राष्ट्र स्वरूप है, और जो इसके लेखक हैं करिजा, वासुदेव शरद अग्रवाल है। दैट्स ऑल। अगला यहाँ पे सर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत ही सिंपल सी सर, रेखांकित अंश क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, यहीं से यहाँ तक देखिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी के पुत्र हैं। बस इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख दो, काम खत्म। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल हम खेल कर बड़े होते हैं और इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक
माता के समान है और मनुष्य में जो मनुष्य होते हैं यह पृथ्वी के क्या है पुत्र हैं। अगला है यहाँ पे लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? इसी में ढूंढो भैया। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो जब पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य नहीं हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर? असंभव है। क्या है? असंभव है। बस इसी को लाइक होकर जो है यहाँ पे छाप देना। क्या लिख देंगे यहाँ पर? यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। अगला यहाँ पे पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। अगला है पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि संज्ञा करती है? प्राप्त करती है पृथ्वी संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है। और इसका आंसर आप जब इसको गद्यांश पढ़ेंगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कर कोई दिक्कत है क्या? अरे गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। है कि नहीं? एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा था गुरुदेव आपके बिया हुआ हो गया क्या? नहीं यार, बिया होगा तो आप लोगों को न्योता देंगे एकदम। हाँ, अपने के लिए पूरी गुरुदेव, टेंशन वेंशन मत लेना आप लोग। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब लोग बुलाएंगे भैया, सब लोगों को आना पड़ेगा एकदम तगड़ा वाला। कि नहीं, टीचर्स डे है ना, तो टीचर्स के डे पर थोड़ा आप लोगों को कुछ मिलेगा। आप तो लड्डू पहुंचाए नहीं कि भैया पहुंचा दे, सर भी भूखे होंगे बेचारे, मर रहे होंगे खाए बिन, इसका तो ध्यान देंगे नहीं। अब भैया मैं मरता कान करता है यार, इसी भोजन वोजन नहीं मिलता। आप जानते हैं कि यार अकेले यार रहते हैं अपना फ्लैट पे यार, अपने जब मन किया बनाया। अच्छा पता है यार, आज 2 दिन से ना बड़ा भाग दौड़ पड़ जा रहा है यार। एक्चुअली में क्या है ना कि एक हमारा हाईवे पे था जमीन, उसी पे मैं अपना भाई आपका ही यार मकान, मैंने बेसमेंट बनवाया। बेसमेंट के बाद मैंने क्या किया, ऊपर एक मैंने मार्केट बनवाया, मतलब उसमें 4-5 कमरे थे मार्केट। बेसमेंट में भाई साहब बगल वाला पड़ोसी भाई, पड़ोसी जानते ही खतरनाक होते हैं भाई साहब, उसकी वजह से पानी भर गया उसमें। चलो ठीक है भैया, अब उनकी वजह से पानी तो भर गया। अब भैया पानी निकालने के लिए भाई समझ लीजिए मुझे मशीन लगाना पड़ा यार। मशीन वशीन लगा, पानी नहीं निकला, चलो ठीक है हमने सब बाद में। लेकिन पिताजी का नहीं बेटा, ये ऊपर वाला, अब देखो ये नीचे कंप्लीट है क्या, ऊपर वाला भी यार देखो बनवा लो यार। अब जो भी अपने पास कुछ पॉकेट मनी थी यार, ऊपर लगा के भाई बनवा रहे हैं, तो उसी में थोड़ा भाग दौड़ में वीडियो देरी से मिल रही है, लेकिन इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं सोचा यार वहां थोड़ा ऑफिस ऑफिस बनवा देते हैं तगड़ा वाला, ऊपर अपने लिए रहने के लिए एक आध दो ठो यार एसी उसी लगवा देंगे बढ़िया। और सोच रहे लाइब्रेरी वाइब्रेरी खुलवा दें आप लोग को पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो टेंशन ना लो, जो नियर बाय रहेंगे हीरपुर से, जानते हैं बच्चे ना। एक बच्चा उस दिन कमेंट किया था कि गुरुदेव हम तो पचदेवरा के हैं, क्या पता नहीं कहाँ के भाई, आ जाना यार वहीं पे लाइब्रेरी अपनी, है नहीं? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। चलिए अगला देखिए करेजा, अगला यहाँ पे देखिएगा। हाँ, बहुत बातें हो गई। अगला यहाँ पे सर आएगा पद्यांश। क्या आएगा सर? पद्यांश। पद्यांश सर कितने नंबर का आएगा आपका? 10 नंबर का करेजा आपका पद्यांश आने वाला है। सर पद्यांश है क्या यहाँ पे? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत बसना, न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित हो, वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की कमल मुख की म्यानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृसल रलना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि वेव में हो तो उसे ला। हाँ, उसे ला, उसे ला, उसे ला अलग है, एक में हो गया। छाया द्वारा सूचित करना तत्व भूतांगना को, अर्थात यहाँ पे लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टावे, होने देना विकृत बसना, न तो सुंदरी को। यानी कि जो राधा जी पवन दूतिका से कहती हे पवन दूतिका जी, अगर तुमको कोई भी रास्ते में जाती हुई लज्जाशील पथिक महिला दिखाई दे तो उसके कपड़े को उड़ाना उड़ाना मत, ठीक है ना। हाँ, उसके अंग वस्त्र को उड़ाना नहीं। जो थोड़ी सी श्रमित हो श्रमित वह हो तो गोद ले श्रांति खोना, होठों की हो कमल मुख की मेहनता मिटाना। यानी कि अगर वो थोड़ी सी थकी हुई दिखाई दे तो भी थकावट को दूर करना अपने प्यारे से झोंके से, और उसके होठों पर एकदम मुस्कान लाके और उसकी मलिनताओं को मिटा देना। उसके बाद क्या है? धीरे धीरे पलस रलना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जल्द हो वे हमने उसे ला। यानी कि धीरे धीरे उसको क्लांतियों को, उसकी थकावट को मिटाना अपने इन प्यारे से हवाओं से। और और छाया द्वारा सूचित करना तत्व भूतांगना को। और अपने आगे यदि यदि आपको कोई दिखाई दे कि कोई भी खेत में कृषक ललना है ना, यहाँ पे कृषक ललना, यहाँ पे कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि तुमको कोई भी खेत में कृषि करते हुए कोई किसान दिखाई दे रहा है तो अपने छाया द्वारा उसके ऊपर लाकर उसके थकावट को दूर करना। बस यही सब है मामला, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसको थोड़ा आपको अपने से भी करना है। सबसे पहला है उपयुक्त कविता का शीर्षक, कवि का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, और जो शीर्षक है सर पवन दूत क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुछ भी नहीं यार, यही कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है।
और कुछ नहीं करना है। अर्थात हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में कोई लजवंती महिला दिखाई पड़े, तो इतने वेग से बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त-व्यस्त हो जाएँ। इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र, कपड़े अस्त-व्यस्त हो जाएँ और उसका शरीर उधड़ जाए, मतलब कि कपड़े उड़ जाएँ। यदि वह थोड़ी-सी भी थकी दिखाई दे, तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसके चारों ओर घेर कर उसकी थकान को मिटा देना, जिससे उसके होंठ मुरझाए हुए एक कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। अगला है, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो उपयुक्त पद्यांश खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास का अंश है। अगला है, कृषक ललना भूतांगना शब्दों का अर्थ है। कृषक ललना मतलब कि जो किसान की पुत्री होती है उसको कृषक ललना बोलते हैं, और भूतांगना मतलब तो क्या होता है, गर्मी होती है। अगला क्या होता है यहाँ पे, नायिका पवन से लज्जाशील पति, जो पथिक महिला है उसके प्रति कैसा आचरण अपनाने बोलती है? तो राधा पवन द्वितीका से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लजवंती स्त्री दिखाई दे, तो उसके वस्त्र को उड़ाना मत, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। अथवा में करके आएगा, मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, सपन समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पहवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद, तल में विकट विकार, बनो संस्कृति में मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब यहाँ पे आपके प्रश्न ऐसे उन्होंने बोला है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम, तो उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है श्रद्धामन, उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पे कोई भी मान लीजिए लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, बस उसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसको कर लेना यार, क्योंकि एक मैंने करवा दिया, दूसरा वाला है। इस पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो यह जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी महाकाव्य का अंश है। कामायनी कुल 15 सर्ग हैं। हाँ, समर्पण लो सेवा का भार, सेवा का सार, सजल संस्कृति में कौन सा अलंकार है? तो भैया इसमें अनुप्रास अलंकार है। संस्कृति और उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। तो संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संसार, जगत, विश्व और जग होता है, और उत्सर्ग का क्या होता है? त्याग होता है। अगला यहाँ पे सर आपका 5वां क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम जो आपको शब्द सीमा सर लिखना है, अधिकतम जो शब्द सीमा लिखना है सर, वो आपको 80 शब्द, जैसे डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो मैंने यहाँ पे लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए लिखते हैं सर इनका। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हम्म हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था सर? श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया, और वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे, और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, और सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देखिएगा यहाँ पे, जैसे निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितर्क और विचार प्रवाह। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लिखित पुनर्वाह, रामदास का पोथा। अन्य रचनाएं कौन कौन सी, जैसे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सूर्य साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हाँ, साहित्य सहचर, सहज साधना इत्यादि इनकी क्या है? उपन्यास है। उसके बाद इनका हम लोग लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृति में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का आचार्य प्रसाद ने गंभीर अध्ययन किया, और कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की, और उनके धर्मों तथा मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर मनन और चिंतन किया था। उसके बाद अगला इन्होंने प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतर शब्द सीमा 80 शब्द, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। अगले यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, तो यहाँ पे मैंने ले रहा हूँ सर रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय ले रहे हैं, और उनकी प्रमुख कृतियां। चलिए सर, सबसे पहले इनका देखेंगे साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय भी बोल देंगे, कोई पड़ोसी नहीं नाराज हो गया, टेंशन मत लेना। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, और इन्होंने
1951 से 1966 तक राज्य सभा के मनोनीत सदस्य रहे और ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हो गई। इनका साहित्यिक परिचय लिख लीजिए। चलिए सर, हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इनकी प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख है, जैसे रेणुका, हुंकार और रसवंती। उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। उन्होंने संदर्भ प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों की उन्होंने काव्य रचना की है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना भैया बहुत तगड़ी तगड़ी है, लेकिन काम भर का याद कर लेना। जैसे रेणुका है, ओंकार है, धूप छांव है, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, नए सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला कवित्व और मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, दिल्ली बरदोली, विजय, सीपी और संख्य, धूप और धुआं, सामधेनी, रेती, कुल विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगला आपका प्रश्न आएगा सर, जो छठा रहेगा, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे 5 नंबर का आएगा। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में, अथवा में आप बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ आप लिखेंगे सर बहादुर कहानी का उद्देश्य, क्या लिखेंगे इसमें? अमरकांत द्वारा कृत कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विरूपता तथा उसके चेहरे चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप के दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विजित करना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार का भर देता है। लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकर रखता है। निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर मारता पीटता है और यह क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों की शोषक मानसिकता को अभिव्यक्त करता है तथा बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यवर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों के शोषण निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं और यही प्रकट करना इस कहानी का क्या है उद्देश्य है। अगला आपका पेपर में आएगा 100 पठित खंड काव्य। तो ये 100 पठित खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार करिएगा, ठीक है ना। एक बात आपको मैं बता दूं, हर जिले का अलग अलग है। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, त्यागपति है, आलोक वृत्त है, हाँ श्रवण कुमार है। तो ये आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लीजिएगा, इसको मैं नहीं करवाऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी का करवा दिया मुक्ति यज्ञ का, तो जितने जिले के बच्चे हैं ये सीख तैयार कर लीजिए, तो आप अपने जिले के अनुसार करवाएंगे। मैं एक काम करते हैं, आपका कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप चिंता ही मत करो। अगला यहाँ पे खंड ख में आप 2 काम जरूर करिएगा। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश अपने से पढ़िएगा, लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पता लगा 8 ठो शब्द इधर उधर हो गया गलती से, तो आप बवाल कर देंगे कमेंट में, कहेंगे अरे गुरुदेव आपको तो कुछ आता नहीं, आप बेफालतू में पढ़ाने चले आए, आपको तो गुरुदेव होना चाहिए था कहीं और आप यहाँ पे आ गए गलती से। तो ये कमेंट प्यार से झेलने के लिए ना मिले, मजा आ जाता है। हालांकि मैं सब कुछ झेल लूंगा, आप करेजा गाली भी देंगे ना तो गाली आपका एकदम प्यार आशीर्वाद है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बहुत टीचर देते हैं, बहुत टीचर देगा बे यार तू क्या पढ़ा रहा है ये वो, ठीक है भाई साहब। मैं यूपी बोर्ड में एक बात ध्यान देना, गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी पढ़ा रहे हैं, जो मैं पेपर दूंगा पूरे यूट्यूब पे यूपी बोर्ड में फर्स्ट चैनल आपको पेपर ऐसा प्रोवाइड करेगा जहां से हर एक क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना। आपको मिलेगा बस भाई साहब, टेंशन मत लेना, जो मैं आपको दूंगा वो मैं आपसे प्रश्न लूंगा। बाकी पढ़ा पूरी दुनिया रे, आप पढ़िए ना, सब पढ़ा रहे पढ़िए, पेपर क्लियर है, एसके मिस्ट्री भरोसा करो, सीओम पर भरोसा करो, टॉपिक और आपका पेपर तगड़ा तैयारी करवाएंगे और यहीं से आपके प्रश्न फंसते हैं। एक चीज याद रखना, तो ये गद्यांश से आप स्क्रीनशॉट कर लो, करेगा संदर्भ और हिंदी अनुवाद हो गया, ठीक है ना। और ये आपका पद्यांश है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, ये आपका पद्यांश है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम मिश्री भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकर वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज और भाई साहब, बैच से जुड़ जाओ, 499 रुपए में पूरी तैयारी करवा रहे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए एप्लीकेशन तो यार ज्वाइन करिए, आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं भैया, कर लो। बहुत बच्चे ज्वाइन कर लिए चुपके आप लोग नहीं करे, पता है 500 ज्यादा बच्चे ज्वाइन ले लिए, कोर्स ले लिए और आप लोग को पता ही नहीं है। अगला है मुहावरे, यहाँ पे लोकोक्तियां 2 नंबर का आएगा भैया, 4 दिया रहेगा 2 नंबर आसानी से ले लेंगे।
भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध पानी पानी होना, आंखों का अंधा, नाम नयन सुख। तो सबसे पहला भीगी बिल्ली होना यानी कि डर के मारे चुप रहना। हाँ, अरे रमेश ने पुलिस को देखकर तो भीगी बिल्ली बन गया, डर कर चुप हो गया। अरे गुरुदेव, हालांकि क्या है, हाथ पीले करना, अरे गुरुजी शादी करना, हमारा तो शादी हो रहा है गुरुजी उनसे। हाँ, लव मैरिज है कि अरेंज, यार कमेंट में बता दो, मुझे नहीं पता। आपने तो रानी के हाथ पीले कर दिए और हमें बुलाया भी नहीं दावत पे। दूध का दूध पानी का पानी करना, उचित निर्णय करना। अर्थात रमेश, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं आपका पोल खोल दूंगा। अर्थात मैं अभी दूध का दूध पानी पानी कर दूंगा। अंधा का सॉरी, आंख का अंधा नाम नयन सुख। अर्थात गुण के विपरीत का नाम होना। आपकी नाम, आपका नाम मतलब इसका नाम सुरुली है, पर आवाज कितनी भद्दी है भैया, बोल दे तो साला कुत्ता भी पोई पोई करता हुआ भाग जाएगा चिल्ला कर, है नहीं? अगला आपके पेपर में आएगा पठित गद्यांश। ये सिलेबसवा में नया जुड़ा हुआ है, संधि विच्छेद और विभक्ति वचन के स्थान पे इसको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसकी चिंता मत करना। अगला यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ लिखिए, जैसे द्रव्य और द्रव्य। तो ये जो द्रव्य होता है, द्रव, ये द्रव है, ये द्रव्य है। तो ये द्रव मतलब क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है, या कोई भी तरल पदार्थ होता है। और ये द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। अब पदार्थ क्या होता है? धन। धन भी क्या पैसा पदार्थ है ना? योग्य बिल्कुल भी नहीं है, दया भी नहीं है, धान्य भी नहीं है। पदार्थ मतलब धन। हरि और हर, तो हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब विष्णु होता है। हरि मतलब क्या होता है सर? विष्णु होता है। हरि मतलब क्या होता है? विष्णु होता है। और हरा मतलब क्या होते हैं? शंकर होते हैं। अगला यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए आप लोग। तात, तीर, कुल। तो तात, कुल, तीर तीनों का लिखेंगे। तात मतलब पूज्य व्यक्ति और पिता होता है। कुल मतलब परिवार समूह होता है। तीर मतलब बाण और किनारा होता है, ठीक है ना? अगला यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, जैसे यहाँ पे जिसके भीतर की हवा तापमान सम स्थिति में रखा गया हो उसे क्या बोलते हैं? समतापी कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पीपासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपासु बोलते हैं। अगला निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, कृपया करके मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो दो ठे लिखना है, मैं सभी के यहाँ पे करवा दिया हूँ। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान बुद्धिमती है, कृपया मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। सब ये शुद्ध है ना? अगला आपके पेपर में आएगा श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए एक उदाहरण लिखिए। चलिए हम लोग यहाँ पे करुण रस ले रहे हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण मतलब करुणा, करुणा मतलब रोने वाला, शोक। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती। उदाहरण के लिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल, उमड़ी थी कल थी, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। अगला यहाँ पे अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। चलिए सर, अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहां स्वर समान या फिर असमान हो, वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, तरिणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। स्पष्टीकरण, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कवर्ण की आवृत्ति होने पर, होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला, दोहा छंद अथवा सोटा छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का है। तो दोहा का लक्षण क्या होता है? परिभाषा, दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण, 4 चरणों में विभक्ति होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरणों के अंत में लघु और गुरु होता है। उदाहरण के लिए, मेरी भवबाधा और राधा नागरी सोए, जा तन की छाई पर श्याम हरित द्युति हुए। अगला है, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें अपने गांव में फैली रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया, अथवा अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो सेवा में हम किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना? सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय जरूर लिखना है। विषय में क्या लिखेंगे? विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु महोदय आपको सूचित करना, मेरी गहरी चिंता है कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटरों में कुछ समस्याएं हो रही हैं। कई कंप्यूटर में बूटिंग और सॉफ्टवेयर संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों को विद्यार्थी जीवन में कठिनाई हो रही है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं। हाँ, क्या हम शीघ्रता से कुछ नए कंप्यूटरों की खरीद पर विचार कर सकते हैं, ताकि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को बिना किसी अवरोध की अच्छी तकनीकी सुविधाएं मिल सके। आपकी कृपा होगी। फिर धन्यवाद। यहाँ पे डेट डाल देना, भवदी अवश्य, कक्षा और रोल नंबर, बस। और कुछ आपको डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
उसके बाद आपका आएगा सर निबंध लेखन। ये निबंध लेखन जो है सर, इसको आपको थोड़ा बढ़िया से लिखना है। जैसे यहाँ पे ऐसा निबंध लेखन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, हाँ मेरे प्रिय साहित्यकार, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, भारत में कृषि क्रांति। तो यहाँ पर मैं भारत में कृषि क्रांति पर लिया हूँ। आप अपने से बना के लिख देना, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अपने भाषा शैली में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में कि भारत में कृषि क्रांति ने एक महत्वपूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र को सुधारा और उसे एक दिशा में बदल दिया है। यह क्रांति न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। कृषि क्रांति का प्रारंभ विभिन्न कृषि सुधार योजनाओं के माध्यम से हुआ है, जो किसान को नई तकनीकी और उन्नत बीजों और बेहतर खेती प्रथाओं से परिचित कराता है। कृषि योजनाएं बीज सुरक्षा, तकनीकी सहायता और किसानों के लिए बीमा योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहारा प्रदान कर रही है। फिर उसके बारे में, इनके बारे में लिख देना कि कृषि में विज्ञान और तकनीकी के प्रवर्तन ने भी अपना योगदान दिया है। उन्नत कृषि उपकरण, ऊर्जा संरक्षण और नए सृजनात्मक तकनीकी संसाधनों ने कृषि को बेहतर उत्पादक बनाया है। कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और खेती में लागतों में कमी आई। किसानों की आय में वृद्धि उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया है। इसके अलावा कृषि क्रांति ने गांव को रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया है और ग्रामीण समृद्धि में सहायक हो रहा है। यह देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ गरीबी के खिलाफ एक मजबूत कदम कदम है। इस प्रकार कृषि क्रांति ने भारतीय समाज को सुधारने में अहम भूमिका निभाई और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो ये रहा आपका करेजा क्या हिंदी का सर पूरा पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है, एकदम 100 में 100 नंबर वाला है। एक भी क्वेश्चन सर छूटा नहीं है। हाँ, बशर्ते खंड काव्य मैंने यहाँ पे दे भी दिया है। अगर आपको आपके जिले के अनुसार तो ये कर लीजिएगा, नहीं है तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लीजिएगा। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश मैंने इसमें आपको दे ही दिया है, आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे पेपर हिंदी का समझाया सर। जो भी मैं आपको पेपर दूंगा सर, मैं आपसे बोलाऊंगी महीने में 3 सेट देंगे, 2-3 अनसॉल्व, उसके 3 सॉल्व, ठीक है ना? तो 3 ही सेट दे पाएंगे, तो 4 महीने आपके पास से 4 12 सेट ही तो हो पाएगा, कहाँ ज्यादा हो पाएगा यार। वहाँ परेशान रहते हैं गुरुदेव पेपर दे रहे हैं क्या। पेपर आपको हफ्ते में 1 दिन मिलेगा। हाँ, परेशान मत होइए, हैं बता दे रहे पहले से, क्योंकि गुरुदेव कमेंट में ला ला के भर दे, है कि नहीं। बिल्कुल सर, और ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी ऐसी हम आपके साथ है, बहुत तगड़ा वाला तैयारी करवाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बैच 499 में है एप्लीकेशन में, और वहां पे सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। आप यस के मिस्टडी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल स्टूडेंट, है कि नहीं।